हेलो एंड वेलकम टू EMI। आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड हर फाइनेंशियल क्वेरीज के सॉल्यूशन लेकर मैं जीनल फिर से आई हूँ आपके पास। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट है उन्हें आप पहले कई बार मिल चुके हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर गोपाल धर। हाय गोपाल, वेलकम बैक। थैंक यू। I would like to mention that he is the co-founder and director of FPI Money. So Gopal, I hope your company is running very well. इंशाल्लाह। Okay, so I would like to start with the question. But आज क्वेश्चन के अलावा मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को पूरा जो लोन प्रोसेस है, होम लोन प्रोसेस है, वो समझाएं ताकि इन केस इतने सेशंस के दौरान कुछ मिस आउट हो गया हो तो वो फिर से कैचअप कर ले। करेक्ट। Let me explain the entire process from the beginning till the disbursal of a loan. Okay. कोई भी लोन अगर आप लेते हैं उस लोन का एक सीक्वेंशियल स्टेप्स होता है, राइट? तो सबसे पहला जो लोन का स्टेप होता है वो ये है कि आपको लोन चाहिए और आप बैंक को अप्रोच करते हैं। आजकल के टाइम पे कस्टमर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो कस्टमर को खुद अप्रोच करते हैं। आजकल इंटरनेट के जमाने में बहुत ही एवरी इंफॉर्मेशन इज इन योर फिंगर टिप्स, so you can go and check your eligibility instantly and apply then and there, right? Once you apply, you will start getting calls from the companies, right? So once you get the call, you need to submit few information about yourself to the bank and fill in a application form, right? Okay. With few formalities like your photograph and a processing fee check. तो यहाँ पे मैं mention करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी लोन को प्रोसेस करने के लिए आपसे एक प्रोसेसिंग फी का चेक कलेक्ट करती हैं, ताकि उनका वो एंटायर प्रोसेस और एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो सके। जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो बैंक आपको एक होम लोन एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके देती है और वो अपना प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जब बैंक अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है उसका सबसे पहला स्टेप है कस्टमर का सिबिल का चेक करना। मैंने हमारे पहले एपिसोड में कस्टमरों को ये बताया था। तो आपका स्कोर अगर अच्छा है तो बैंक का दूसरा स्टेप शुरू होता है आपका वेरिफिकेशन चेक करना, आपका वेरिफिकेशन करना। तो वेरिफिकेशन में आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है, आपका घर का वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिया है उसका स्क्रूटिनी होता है। अगर इन सब चीजों से बैंक को ये लगता है कि नहीं, जिस व्यक्ति को मैं लोन दे रहा हूं वो व्यक्ति सक्षम है EMI देने के लिए और उस व्यक्ति का कोई पास्ट में डिफॉल्ट नहीं रहा है, तो वो आपको सैंक्शन दे देता है, राइट? ये तो खैर सैलरीड के लिए थोड़ा, जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए ये बहुत आसान प्रोसेस होता है। सो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, CS हो गए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं। सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, राइट, जिनका टर्नओवर होता है। तो उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, जिसमें PD होता है, पर्सनल डिस्कशन, 1-to-1 डिस्कशन होता है। बैंकर जो है उनसे बात करता है, कंफर्ट लेने के बाद ही वो सैंक्शन देता है, राइट? वंस आपके पास सैंक्शन आ गया तो आप अपना प्रॉपर्टी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है तो अब बैंकर जो है एक्चुअल में लोन अमाउंट डिसबर्स करने से पहले प्रॉपर्टी का पेपर चेक करना उनका काम बनता है। तो इसलिए अगर आप कभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उन्हीं बैंक के थ्रू जाइए जिन्होंने वो प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रखा है, जो कि मैंने पहले एपिसोड में आपको APF यानी अप्रूव प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के तौर पे बताया था, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आपको पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में लीगली क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट पेपर, चेन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हो सकता है कि आप जो प्रॉपर्टी आप इस प्रॉपर्टी दूसरे बार, तीसरे बार, एग्जैक्टली आप चौथे ओनर हैं, राइट? तो ओनर टू चौथे ओनर टू थर्ड ओनर, थर्ड टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट एंड फर्स्ट टू बिल्डर। तो ये जो पूरा चेन है, ये चेन एग्रीमेंट आपको देना होगा। इस चेन एग्रीमेंट का पूरा लीगल रिपोर्ट बैंक जो है अपने लॉयर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब उसको लगता है कि नहीं, इस हर एक पेपर पे, हर एक एग्रीमेंट पे रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी पेड है और उस प्रॉपर्टी में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि OC का मतलब होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो वैसे प्रॉपर्टी में बैंक को कोई हर्ज नहीं होता लोन देने के लिए।
Okay. क्योंकि ओसी का मतलब है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। और बॉम्बे में क्योंकि सोसाइटीज बनते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनते हैं, तो अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी के भी कुछ पेपर लग जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लग जाता है। आपका सोसाइटी है तो सोसाइटी में आप अगर इंडिविजुअल ओनर हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आपका उस प्रॉपर्टी में आपका कितना हक है वो दर्शाता है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट का कॉपी देते हैं। और सोसाइटी आपको एक एनओसी देता है जो कि बैंक के फॉर्मेट में होता है, ये सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जब ये सब पेपर्स आप बैंक को देते हैं तो बैंक तब जाके कहीं आपका लोन को पास करता है। लेकिन ये पास करने से पहले बैंक एक चीज और भी मतलब चेक कर लेता है कि आपने अपना पैसा जो है वो उस सेलर को दे रखा या नहीं। अपना पैसा का मतलब ये है कि 100 रुपए का अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 20 रुपए आपको अपने जेब से देना होता है, उसको हम ओन कंट्रीब्यूशन कहते हैं। बाकी का 80 लोन होता है। Okay. तो अगर आपने अपना 20 नहीं दिया, लोन मिल भी नहीं सकता है। आई थिंक दैट इज द रूल, राइट? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है सरकार थोड़े कम रेट वाले प्रॉपर्टीज को, या फिर आप ये कह लें कि थोड़े लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज जो हैं, राइट, उनको उनके लिए घर खरीदवाना, उपलब्ध करवाना या मुहैया करवाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। तो आरबीआई ने ये बैंक्स को गाइडलाइन दे रखा है जिसको हम पीएसएल कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आपको लोन 85 से 90% तक भी मिलता है। ओके। तो लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटी सेक्टर में फॉल होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है कि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपका लोन अमाउंट 20 लाख या 25 लाख के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वह प्रायोरिटी सेक्टर है। Okay. अगर आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर अ रिच मैन, देन यू आर नॉट फॉलिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, सो दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच गोपाल, हमारी ऑडियंस को पूरा लोन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि कभी कभी जब हम रीसेल प्रॉपर्टीज खरीदने जाते हैं जो ऑलरेडी उसमें हम 4th या 5th बायर होते हैं, जैसे हमने अभी बात की, तो अगर 2nd या 3rd बायर का कोई इश्यू अनसॉल्व्ड है या फिर बिल्डर टू फर्स्ट बायर का कोई इश्यू अनरिजॉल्व्ड है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ओके, देखिए, अगर इस टाइप का आप सिक्वेंशियल चेन में आप आखिरी ओनर हैं जिसमें अभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लीगल नहीं करेंगे तो हमको इन खामियों का पता नहीं चलेगा। खामियां क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी पेपर में आपका इंडेक्स 2 मिसिंग है। तो इंडेक्स 2 वो ब्यौरा होता है जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तो आप इंडेक्स 2 निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं फीस पे करके। कभी कभी आप अपने चेन एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते हैं, राइट, लेकिन अगर एग्रीमेंट मिसिंग होता है तो बैंक ऑब्वियसली इस चीज को मतलब दे विल डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन कि क्यों ये मिसिंग है, राइट, सो दे नीड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट। तो अगर मिसिंग एग्रीमेंट है तो इसका कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग, राइट। तो अगर ऐसा चीज होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस बंदे से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप उनको पूछ लीजिए कि आपने किस बैंक से लोन करवाया है। Okay. अगर मान लीजिए उन्होंने HDFC से या एक्सिस से या LIC से लोन करवाया है तो आपके लिए ये बेटर हो जाएगा कि आप उन्हीं को ही अप्रोच करें, क्योंकि आपसे जस्ट पहले उसी प्रॉपर्टी पे उन्होंने लोन कर रखा है, तो वो आपका भी लोन कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरे जगह कहीं किसी दूसरे बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं तो हो सकता है वो बोले कि बाकी का पेपर्स कहाँ है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू नीड टू थिंक कैंडिडली कि क्या करना चाहिए। तो उससे पहले बेटर ये कि उससे पहले वाले ओनर से पूछ लीजिए कि कहाँ से लोन हुआ है, आपका लोन हो जाएगा। ओके, एंड इंडेक्स 2 या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो मिसिंग हो, उस टाइप में क्या करना चाहिए? और हम एक भी चीज ये और दुआ कर सकते हैं कि लोन लेते ही किस मतलब जल्द से जल्द किस तरह आपका प्रॉपर्टी जो है रीडेवलपमेंट में आ जाए। तो रीडेवलपमेंट में आ जाएगा तो एक फ्रेश चेंज जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा और शायद तक आपको वो मिसिंग का इतना मलाल नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ एडवाइस मैं अगर आपको बताऊं तो ये होना चाहिए कि अगर मिसिंग हो गया, जैसे आप अगर मतलब आपने अगर कहीं खरीदा और आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, तो जिनसे ये मिसिंग हुआ है उनका ये फर्ज बनता था कि वो सबसे पहले एक अखबार में कम से कम ये इश्तिहार दे देते कि उनका एग्रीमेंट जो है वो मिसिंग हो गया है, एंड दे कुड हैव अप्रोच्ड द रजिस्ट्रार ऑफिस अगेन विद दैट मिसिंग एड एंड अ कॉपी ऑफ अगर FIR फाइल करना चाहें तो कर सकते थे। अगर ये जाते इन पेपरों को लेके तो हो सकता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से, क्योंकि उनका ब्यौरा जो है वो उनके पास होता है, तो वो एक फ्रेश सेट उनको मिल सकता था। तो दिस शुड बी द राइट अप्रोच
Okay. कि आप अगर मिसिंग होता है तो आप ये करें। बट ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप अगर ये ले रहे हैं और मैंने आपको बता दिया होम लोन ले रहे हैं, तो आप अपने पहले ओनर को देख लीजिए कि कहाँ से उन्होंने लोन लिया है, तो वो कर सकते हैं। होम लोन और होम बाइंग के ऊपर और बहुत सारी जानकारी लेकर हम फिर से आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू EMI, जहाँ पे आज हमारे साथ है मिस्टर गोपाल धर। सो गोपाल, जब हम कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी वैल्यूएशन सिर्फ आपकी इनकम पे होता है या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू पे भी होता है? ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया पूरा लोन प्रोसेस, सो लोन प्रोसेस में दो चीज़ों की एलिजिबिलिटी देखी जाती है। पहले कस्टमर की एलिजिबिलिटी, जिसके आधार पर बैंक आपको सैंक्शन देता है, और दूसरा प्रॉपर्टी की एलिजिबिलिटी, जिसके आधार पर आपको डिसबर्सल यानी एक्चुअल अमाउंट मिलता है, राइट। अब सैंक्शन आपके इनकम के हिसाब से कितना आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर बैंक ने दे दिया, लेकिन अब प्रॉपर्टी का मुआयना भी बैंक करता है। तो बैंक के खुद के इन हाउस टीम भी होता है सिविल इंजीनियर्स का, या तो फिर वो लोग थर्ड पार्टी एजेंसी को उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए देते हैं। तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जितना आता है वो लोग पहले उसको देखते हैं कि एग्रीमेंट वैल्यू के साथ उसका मैच कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए आपने एग्रीमेंट कराया है 50 लाख का, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आ रहा है 40 लाख, तो वो लोग 40 लाख के हिसाब से लोन देंगे, राइट, क्योंकि वैल्यूएशन 40 लाख आया है। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट है 50 और वैल्यूएशन 60 आया है, तो आपको एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे 50 लाख का 80%, Whichever is less. तो लेकिन कुछ बैंक का प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसमें वो एग्रीमेंट वैल्यू तक भी जाते हैं, लेकिन खाली एक ही शर्त पे, प्रॉपर्टी रीसेल होना चाहिए। न्यू प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको एग्रीमेंट का ही 80% या 75% या 85% मिलेगा, लोन अमाउंट को देख के। आपने हमें होम लोन के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। आई वुड लाइक नाउ आप हमारे व्यूअर्स को और इनफैक्ट मुझे भी प्रॉपर्टी बाइंग या फिर होम बाइंग के बारे में डूज और डोंट्स बताएं। प्रॉपर्टी खरीदना शायद तक एक व्यक्ति के जीवन में एक बार या दो बार ही होता है, अनलेस एंड अनटिल वो काफी रिच हो, राइट। सो इसलिए जब आप अपनी जिंदगी का सब हार्ड अर्नड मनी किसी एक चीज में डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में या जहां पे आप निवेश कर रहे हैं वो सही है या नहीं, राइट। तो इसलिए आपको उसमें कुछ चीजों का ध्यान तो जरूर देना चाहिए, राइट। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप उन्हीं बिल्डर को ही प्रेफर करें जो कि अच्छे बिल्डर हो, जिनका रेप्यूटेड बिल्डर हो, जिनका नाम हो, राइट, ताकि आप अगर उनसे कुछ खरीदते हैं तो there is very less chances that you will get cheated. Yeah, because we keep on hearing the news के बहुत सारी इलीगल जगह पे बनाया गया था बिल्डिंग, या फिर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आधा करके बिल्डर सारा पैसा लेके भाग गया, या फिर आई थिंक वी कीप ऑन हियरिंग ऑल दिस न्यूज़, तो उससे भी बचना चाहिए। एग्जैक्टली। सो देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी की छोड़िए, अगर आप कुछ अच्छा कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो आप ब्रांड, आजकल ब्रांड कॉन्शियस ज्यादा हो गया है, तो you prefer brand. Why do you prefer that thing? Because you know that it carries something different, right? एक aesthetic value बढ़ जाता है उसका। दूसरा, ब्रांड पहनते हैं तो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि अरे वाह, ब्रांड का पहना हुआ है। तीसरा ये है कि आपको पता है कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। सिमिलरली जब प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, अगर अच्छा बिल्डर होगा तो ही कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स आल्सो। That project, he does not come with feature, but the project definitely comes with feature. For example, the construction quality will be good. If he has promised that he will deliver the project on time, he will deliver the project on time. So these are few of the things, right? So far as your question is concerned, जिसमें आपने पूछा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इलीगल हैं, ये हैं, इलीगल प्रोजेक्ट हर जगह आते हैं, राइट। ये बिकॉज ऑफ आवर वांट ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग वी फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ थिंग। वी बुक दैट प्रॉपर्टी और बाद में हमको उसी डिसीजन पे रिपेंट करना पड़ता है। और शायद तक आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज पढ़े होंगे जहां पे बहुत सारे इलीगल प्रॉपर्टी को कोर्ट ने डिमोलिश करने का जो है उसने डिग्री दे दिया, डिसीजन दे दिया, राइट। सो इसलिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब आप प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पहला चीज तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देख लीजिए। दूसरा चीज ये है कि ये देख लीजिए कि कहीं उस बिल्डर को, उस प्रोजेक्ट को 3-4 बैंक ने एपीएफ अप्रूव किया हुआ हो। तो अगर उस बिल्डिंग को 3-4 बैंकों ने एपीएफ अप्रूव किया हुआ है, तो इसका मतलब उस प्रॉपर्टी के सभी पेपर को देख के ही बैंक्स ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है।
उसका सभी टाइप के क्लियरेंसेस है या नहीं, सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन या सर्टिफिकेट फ्रॉड जो है, होने के चांसेस बहुत कम है। करेक्ट। तो सीसी जब स्टार्टिंग करते हो तो सीसी यानी कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, और आखिरी में आपको सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया तो वो प्रोजेक्ट अभी वो इनहेबिटेबल है या नहीं। तो इनहेबिटेबल तभी माना जाता है जब उसमें ओसी आ जाता है। ओसी मतलब उसमें सीवर का फैसिलिटी हो, उसमें पानी का सही ये हो, फायर ब्रिगेड के आने के लिए इनफ स्पेस हो। तो कुछ चीजों पे अगर वो सब चीज ठीक होता है तब जाके कहीं अथॉरिटी आपको जो है उसमें ओसी का सर्टिफिकेट देती है। तो ओसी आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट या आपका जो बिल्डिंग है इट्स वर्थ इनहेबिटेबल और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओसी नहीं आ रहा है, किसी कारण से रुका हुआ है, तो समझ लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप जब प्रोजेक्ट बुक करती हैं तो आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, सारे पेपर्स, बैंक्स का एपीएफ, ये सब चीज देख लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जिस जमीन पे बन रहा है कहीं कहीं किसी जैसे कोस्टल जोन हो गया या फिर आपका फॉरेस्ट लैंड हो गया, उसमें तो नहीं है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि कभी किसी बैंक ने अप्रूव कर दिया हो पर बाद में पता चलता है कि इस जोन पे है, तो वो बाद में फंडिंग बंद हो जाता है या प्रोजेक्ट की लाइफ कम हो जाती है। तो इसीलिए we will suggest you that these are few of the steps that you need to check out before you go and book on a property. Okay, so what are the don'ts? Don'ts, see, when you are buying a project, again, see, everything has a action and reaction are equal and opposite. Right. So when I said that you need to go for a good builder when you are booking, I will say don't go to a builder who is lesser known. Yeah. राइट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू दैट बिल्डर यू डोंट नो द क्रेडिबिलिटी। मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूँ, नया बिल्डर बना हूँ, पहला प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, हो सकता है आई विल नॉट बी एबल टू ये। सो इफ यू विल चेक आउट द हिस्ट्री ऑफ सम बिल्डर, हो सकता है कि वो बिल्डर आपको 2014 में कोई प्रोजेक्ट प्रॉमिस करते हैं, 2017 में दे रहे हैं, तो 3 साल का डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? फंड की कमी है या फिर वो बहुत धीरे हैं कंस्ट्रक्शन में। तो इसीलिए आपको उन्हीं बिल्डरों के पास जाना चाहिए जिन्होंने अपना प्रॉमिस को निभाया है कि 2 साल में प्रोजेक्ट बना के देना है, मतलब उन्होंने 2 साल में आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करके दिया है। Right. So, okay. And what is your take on thing we called about black money या फिर black selling, which is there in market? I think 99% of buying and selling involves this. This is what is the fact, right? So what is your take on that? ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि 99% प्रोजेक्ट जो है या फिर प्रॉपर्टी जो ब्लैक में है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक कंपोनेंट। ब्लैक कंपोनेंट का मतलब कुछ कैश जो कोई सेलर चार्ज करते हैं, कोई बिल्डर चार्ज करते हैं, बट नॉट एवरीबॉडी चार्जेस ब्लैक, जिसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, जो आप ऐसे म्यूचुअली दे देते हो। करेक्ट, राइट। सो ऐसा कुछ लोग इसलिए भी करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स का बर्डन ना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी इसलिए भी करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा ना भरना पड़े, राइट। देयरफॉर दे पे सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके। बट ध्यान रखिएगा कि जहां पे ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा होता है वहां पे कैश कंपोनेंट बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स जो है, अनस्क्रपुलस ब्रोकर्स जो है, वो अपना भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जिसके लिए वो कैश कंपोनेंट कोट करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जैसे ही ब्रोकर इन्वॉल्व होता है तो आपको थोड़ा सा सरपास करके अगर आप सीधे सेलर से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ये कैश कंपोनेंट कम हो सकता है। और जहां तक कोशिश करें कि पूरा का पूरा डील जो है वो व्हाइट में हो, राइट। आई विल डेफिनेटली नॉट encourage this thing to whosoever customer who wants to purchase this thing, a property, please try to keep your cash component as low as possible, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं कि what is not counted for will not get accounted for। जो गिना नहीं जाता वो अकाउंटिंग भी नहीं होता है, तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज हैव इट काउंटेड सो दैट इट विल गेट अकाउंटेड। तो चेक में दीजिए, ड्राफ्ट में दीजिए, बट नॉट कैश में। ओके, सो ऑन पेपर करिए, जो करना है, जो भी करना है ऑन पेपर करिए, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ भी है और आप जो भी कर रहे हैं वो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से कर रहे हैं, कोई चीज इलीगल नहीं कर रहे हैं। So I think the last question of today I would like to ask, आपने हमें होम बाइंग के बारे में बता दिया, आपने हमें लोन के बारे में बता दिया। अब जब हमारा घर हो गया एंड अब मुझे अगर उसके ऊपर कोई लोन चाहिए, आई सपोज इट इज कॉल्ड मॉर्गेज लोन, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, राइट, आपका लोन खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी पे, अब आपका प्रॉपर्टी फ्री है, राइट, तो आप उस प्रॉपर्टी पे भी लोन ले सकते हैं। लेकिन उस प्रॉपर्टी में लोन क्यों लेंगे? अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मैं मेरे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बिजनेस जो होगा वो बिजनेस में यूज करूंगा।
अगर मैं एक सैलरीड हूँ, हो सकता है कि मुझे मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। आजकल एजुकेशन का भी कॉस्ट काफी हो गया है। एक नॉर्मल एमबीए अगर आप एक बी या सी कैटेगरी कॉलेज में भी कराते हैं तो 5 से 7 लाख के नीचे एमबीए नहीं होता है। अब्रॉड तो इट इज मच 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 हायर, राइट। तो अगर मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसीलिए इस केसेस में आपके पास अगर कोई एसेट है तो उस एसेट को आप मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका घर को अगर आप मॉर्टगेज करेंगे तो उस केस में इसको हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप अपना रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों को ही मॉर्टगेज रख सकते हैं। अगर आप अपना रेसिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी रेसिडेंशियल है और सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप उसमें रह रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन जो है बैंक्स 60 से 65 से 70% तक भी लगाता है, बशर्ते कि आपकी एलिजिबिलिटी उतना ईएमआई पर पे करने का हो, तब आपको लोन उतना मिल जाएगा। ये बात है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की। आप कभी कभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी लोन लेना चाहते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यानी आपका दुकान है या फिर कोई गाला है तो आप उसको भी मॉर्टगेज रख के लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपको लोन मिलेगा वो आपके गाले का वैल्यू का 55 से लेके 65% होगा। तो अगर 1 करोड़ का दुकान है तो 55 लाख से लेके 60 लाख तक मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ बैंक गिव यू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट रेट होम लोन के इंटरेस्ट रेट से 2 से 3% ज्यादा होता है। और अगर आप कहीं एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी से ले रहे हैं, एनबीएफसी से भी, तो आपका जो ये रेट होता है ये करीब 14, 14.5, 15% तक भी जाता है। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप ये चीज लेते हैं क्योंकि इसमें आपको लोन अमाउंट ज्यादा मिल जाता है। राइट। थैंक यू वेरी मच गोपाल। आई थिंक आपने हमारे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए रिगार्डिंग होम बाइंग एंड होम लोन। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हम अगले हफ्ते फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपकी किसी भी इंक्वायरी, सजेशन, फीडबैक या क्वेश्चन के लिए आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर कांटेक्ट कर सकते हैं।